अच्छो। हाँ जी सरकार, जितने भी सीए फाइनल वाले बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट सितंबर 25 में आ रहा है, या सीएमए फाइनल वाले बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट दिसंबर 25 में आ रहा है, आप लोगों के लिए रिलेवेंट जुडिशियल अपडेट अपलोड कर दिए गए हैं। ये जुडिशियल अपडेट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और जिसमें मैंने स्क्रिबल एंड राइटिंग पूरा का पूरा कर रखा है। तो एक्सपेक्टेड है कि आप नीचे लिंक दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास सेव करके रख लीजिए, ताकि आपको भी स्क्रिबल करने का टाइम बच जाए। और कुछ जगह पे हाईलाइट किया है जो आपके लिए रेलेवेंट प्रोविजंस होंगी, वो उसके अंदर में हाईलाइटेड है, तो आप उतना भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, एंड दिस विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम। अच्छा जी, जो भी बच्चे सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल में, आई एम श्योर आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहे होंगे, और अगर नहीं तो आपके लिए मैंने जो चार्ट रिवीजन ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जिसमें मात्र 8 से 10 घंटे में पूरे 53 टॉपिक इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स कवर करके रखा है, वो देखना मत भूलिएगा। चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ये है जुडिशियल अपडेट, और जुडिशियल अपडेट जो है इसका डिटेल या इसकी जो पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा आप आईसीएआई के वेबसाइट पे जाएंगे, आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, और स्टडी मटेरियल के नीचे दोनों चीज आ चुकी है, पहला जुडिशियल अपडेट और दूसरा स्टैट्यूटरी अपडेट। ये पर्टिकुलर वीडियो जुडिशियल अपडेट के लिए है, और एक और वीडियो में स्टैट्यूटरी अपडेट्स के लिए लेकर के आऊंगा, राइट, जहां पे आपको मैं विद इन 1 वीक के अंदर में स्टैट्यूटरी अपडेट्स भी लेके आ जाऊंगा। तो चलिए जुडिशियल अपडेट्स चालू करते हैं। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं मेक श्योर करना चाहूंगा कि आपके पास ये पीडीएफ जरूर हो, जिसके अंदर में आप ये लिख लें, या फिर आपके पास ये कंटेंट जरूर हो। जब भी आप के पास ये कंटेंट डाउनलोड हो जाए या प्रिंट आउट निकल जाए, उसके बाद ही आप ये वीडियो को देखना चालू कीजिएगा। एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूं, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने मई 25 से सितंबर 25 दे रहे हैं, हाँ ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, और इसमें कितने जुडिशियल अपडेट ऐड हुए हैं वो भी बता देता हूं। सर मई 25 के लिए लगभग 3 से 4 जुडिशियल अपडेट्स थे, वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, और करंटली सितंबर के लिए बस 2 ही नए जुडिशियल अपडेट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 नए जुडिशियल अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जो पहले से रिकॉर्डेड है वो इसी के आगे अटैच कर दे रहा हूं, सो दैट इट विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी। यस और नो? तो आपको पूरा का पूरा एक साथ देख करके फटाफट खत्म कर देना है। जिन बच्चों का सितंबर 25 है, आप पुराना वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये वाला वीडियो देखिएगा, एंड इट विल बी रेलेवेंट फॉर यू ऑल। क्लियर है मालिक? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है जुडिशियल अपडेट। जुडिशियल अपडेट कब के लिए? सब सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए है। जी हाँ, सीएमए फाइनल के लिए दिसंबर 25 के लिए ये रेलेवेंट बनने वाला है, राइट। और हाँ, जैन 26 वालों तुम्हारे लिए भी ये रेलेवेंट बनने वाला है। सबसे पहला केस आता है पीसीआईटी एंड अनादर वर्सेस जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं बेटा वो लॉ बन जाते हैं। तो रेलेवेंसी के मामले में मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क करवाना चाहूंगा कि हाँ, दो जो जुडिशियल अपडेट्स आए हैं उसमें से ये रेलेवेंट है, ठीक है। दूसरा वाला इतना रेलेवेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी हो जाता है, और साथ साथ में इसमें कंटेंट जो है ये भी अच्छा कंटेंट है। तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। इशू समझते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूं क्या है इशू। क्या था? वेदर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय अ कंपनी विदाउट एनी चेंज इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड फेस वैल्यू विल कंस्टिट्यूट अ ट्रांसफर और नॉट। अब देखिए पूरा इशू क्या है। ये कह रहे हैं कि भैया जो शेयर कैपिटल है इसको हमने रिड्यूस कर दिया विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड फेस वैल्यू, क्या इसे ट्रांसफर माना जा सकता है क्या? अब इस इशू को, पूरी हिस्ट्री को समझने से पहले मैंने आपका थोड़ा काम यहाँ पे आसान कर रखा है, इसको समझ जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। तो पहले अर्लियर इशू क्या था? तो देखिए साहब, अर्लियर इशू ये था कि एक कंपनी, एक असेसी था, असेसी 15 करोड़ 33,40,900 शेयर्स, दैट वाज 99.88% रफली ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी को होल्ड करते थे, ठीक है। तो इतना बड़ा होल्डिंग इनका था, लगभग 15 करोड़ 33 लाख का। अब क्या हुआ, कंपनी को कुछ लॉसेस इनकर हुए, फाइनली कंपनी का नेटवर्थ इरोड हो गया, और हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कंपनी को कि आप अपना कैपिटल को क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। तो कैपिटल रिड्यूस करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हाईकोर्ट ने बोला कि भैया कैपिटल को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो कैपिटल तो रिड्यूस होना ही था। अब कैपिटल रिड्यूस होकर के एसएससी को क्या मिले, नए 9988 शेयर्स मिले, राइट। तो 9988 शेयर्स मिले सेम प्रोपोर्शन के अंदर में, और कंपनी का जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर रहा वो सेम ही रहा, 10 रुपए। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर से भी पहले 10 था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 10 था, पर जहां हमारे 15 करोड़ 33 लाख समथिंग शेयर्स थे वो 9988 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, बराबर है। और बचे हुए नंबर ऑफ शेयर्स जो थे इसे क्या कर दिया गया, रिलिंक्विश कर दिया गया। अब सवाल उठता है, एसएससी ने क्या किया? एसएससी ने बोला भैया पहले मेरे पास कितने शेयर थे, 15 करोड़ 33 लाख 40,900 शेयर्स थे, जो अब बन गए 9,988 शेयर्स। अब एसएससी ने क्या किया,
एसएससी ने पूरा का पूरे लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोल करके क्लेम कर लिया और उसने कहा कि भैया रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, तो ये जो लॉस हुआ है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, मैं पूरा का पूरा क्लेम कर रहा हूं। ये रिटर्न गया होगा कहां पे, असेसमेंट के अंदर में। अब असेसमेंट में जब गया तो मैटर एओ के पास पहुंचा। एओ ने क्या कर दिया, एओ ने कर दिया डिसअलाउ। उन्होंने कहा कि भैया देखो ये जो लॉस है ये एक्चुअल लॉस है ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ ट्रांसफर तो कुछ हुआ ही नहीं है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है, ट्रांसफर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये ट्रांसफर नहीं है तो हम इसे क्या नहीं मानेंगे, लॉस नहीं मानेंगे। यही मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी पे अपील ने भी बोला हाँ ये बिल्कुल बराबर बोल रहा है, यहाँ पे लॉस थोड़ी नहीं हुआ है, यहाँ पे तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ है, फेस वैल्यू भी सेम ही रही है, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, तो हम आपको ये लॉस अलाउ नहीं करेंगे। एसएससी को लगा बुरा। एसएससी ने कहा कि यार मेरे 15 करोड़ शेयर थे, ये 9,988 शेयर में आ रहा है, भले ही फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई है पर मेरे को लॉस तो जरूर हुआ है क्योंकि शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ है। मैटर हाई कोर्ट में गया एंड अंत तक के मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया जरा ये देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ट्रांसफर की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। ट्रांसफर की डेफिनेशन 2 सेक्शन 47 के अंदर में दी है। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन को जब इन्होंने एनालाइज किया तो इन्होंने देखा कि ट्रांसफर में बहुत सारे वर्ड है। कौन कौन से, चलिए मैं आपको क्रॉस रेफरेंस करके रिवीजन करके बताता हूं। सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एंड एनी ट्रांसफर हैविंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर। अब इस पूरी डेफिनेशन में उन्होंने एक वर्ड को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, उसको इंटरप्रीट किया एंड दैट वाज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। उन्होंने कहा कि सेल, ये जो ट्रांसफर की डेफिनेशन है इसमें एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट भी आता है, और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट जो होता है इसके अंदर में जो डेफिनेशन है ये बहुत वाइड है। किसी भी तरीके से अगर आपके राइट जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, भले ही इसमें आपके फेस वैल्यू चेंज ना हो रहा हो, तो भी हमें से क्या मानना चाहिए, ट्रांसफर मानना चाहिए। हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, और ऐसे केस में एसएससी इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू क्लेम द लॉस, और एसएससी को ये लॉस मिलना ही चाहिए। सो हाई कोर्ट, आईटैट एंड सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट कहना क्या था, द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर एंड द पर्टिकुलर डेफिनेशन इज वाइड डेफिनेशन and therefore the losses can be claimed even if the overall shareholding remain unchanged post reduction। ठीक है जी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे वही हिस्ट्री दिया है, 15 करोड़ 33 लाख समथिंग शेयर्स थे, और कंपनी को बोला कि भैया आप क्या कर दीजिए, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दीजिए। एओ ने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। इतने पार्ट जो हाईलाइटेड है उतना ही पढ़ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एओ ने क्या किया, एओ ने बोला ठीक है भैया हम डिसअलाउ कर रहे हैं इस क्लेम को, हमको नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे एपेक्स कोर्ट आया, एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि यहाँ देखो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट तो जरूर हुआ है, और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट का जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा वाइड देखा जाएगा। फिर उन्होंने सारी हिस्ट्री वापस से लिख ली। अकॉर्डिंगली एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा, हेल्ड दैट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिजल्ट इन ट्रांसफर। उन्होंने कहा भैया देखो शेयर कैपिटल जब भी रिड्यूस होगा हम इसे क्या मानेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। एंड एज देयर इज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट qua shares, the capital loss arising on the proportionate reduction in the share capital is admissible even if the overall shareholding of the taxpayer remains unchanged post reduction। यस मालिक, तो ये जो लॉस है ये लॉस क्या एसएससी क्लेम कर सकता है, यस ये लॉस एसएससी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल यस विल द फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ, बोलो बेटा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। क्लियर है मालिक। हालांकि आप इसे बहुत क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारा जो चार्ट रिवीजन है प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वो देख लेना, बहुत बढ़िया है। और इस बात को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है। 35 लेक्चर के अंदर में पूरे मॉड्यूल्स के साथ आपके सारे क्वेश्चन बैंक के साथ करवा के छोड़े हैं, तो देख लेना, नहीं तो आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, उनने जरूर किया होगा। चलिए दूसरा केस आता है, ये सितंबर 25 के लिए दूसरा केस अपडेट है। हालांकि अगेन मैं अगर इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट में बोलूं, मुझे नहीं लगता ये इतना रेलेवेंट बनेगा एज कंपेयर टू द बोथ। हाँ, उसके आगे के जो 3 केस लॉ है जो बैंक ऑफ राजस्थान से चालू हो रहा है, ये May 25 वाले भी थे, और इसी वीडियो के आगे अब उसका अटैचमेंट आपको मिल जाएगा। राइट, अच्छा जी। अब ये केस किससे रिलेटेड है, DCIT वर्सेस ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2025 का। अगेन ये भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, बट मुझे ये इतना रेलेवेंट नहीं लगता आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू नेवर नो, इंस्टीट्यूट ने दिया है तो आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और ICI, हमको चुपचाप फॉलो करना है। हाँ जी, अब केस क्या था जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले कुछ इसका बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूं तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब देखिए होता क्या है, आप जब रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भरने के बाद ये रिटर्न प्रोसेसिंग में जाता है। प्रोसेसिंग में जाने के बाद क्या होता है दोस्त, अगर ये रिटर्न में कोई डिफेक्ट होता है तो रिटर्न में डिफेक्ट जो है ये आपको सुधारने के लिए दिया जाता है। ये रिटर्न कितने दिन में सुधारना है, नोटिस के अंदर में लिखा होता है, सेक्शन 139(9) इसका क्रॉस रेफरेंस है। अब अगर आपने उस रिटर्न को रेक्टिफाई कर दिया तो ये रिटर्न को एक वैलिड रिटर्न माना जाता है,
और अगर आपने इसे रेक्टिफाई नहीं किया तो ये जो रिटर्न आपने फाइल किया है ये एक इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाता है और अज्यूम किया जाता है कि रिटर्न आपने कभी फाइल ही नहीं किया। क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 139(9). अब पूरा केस समझिए क्या हुआ। वेदर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग लिमिटेशन पीरियड अंडर सेक्शन 143(2) द रेलेवेंट डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न और द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन रिस्पॉन्स टू नोटिस इज टू बी कंसिडर्ड। अब यहां पे इशू क्या है जरा समझिए। देखिए एसएससी ने क्या किया, ओरिजिनल रिटर्न भरा, ओरिजिनल रिटर्न के बाद भरा होगा तो डिफेक्ट आया होगा, वो डिफेक्ट उसने सुधार दिया, बराबर है। रिटर्न भरने के बाद एओ अगर चाहे तो वो असेसमेंट करने के लिए 143(2) का नोटिस भेज सकता है। ये असेसमेंट कौन सी असेसमेंट होगी, 143(2) का नोटिस आया है मतलब आपकी जो असेसमेंट होगी वो स्क्रूटनी असेसमेंट होगी, रेगुलर असेसमेंट होगी अंडर सेक्शन 143(3). क्लियर है मालिक। अब पॉइंट क्या है समझिए, आपने रिटर्न भरा, रिटर्न में कुछ डिफेक्ट मिला, आपने डिफेक्ट को सुधार दिया, बराबर है। अब 143(2) को सेंड करने के लिए टाइम लिमिट है। द टाइम लिमिट इज 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। वापस से टाइम लिमिट बोलिए, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। वापस से एक बार बोलिए, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। एक टाइम था ये 6 months होता था, आज की तारीख में 3 months है। अब इशू क्या है, इशू क्या है कि सर जब रिटर्न भरा दैट वाज इन अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, जब रिटर्न रेक्टिफाई हुआ दैट वाज इन अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, है ना, मार्च और अप्रैल वाला सिचुएशन हो गया। तो अब जब रिटर्न भरा था वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में है, जो रेक्टिफाई किया वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में है। सवाल उठा कि 143 का जो 3 months काउंट करना है वो कहां से काउंट किया जाएगा। ओरिजिनल रिटर्न जब से फाइल किया वो फाइनेंशियल ईयर से के एंड से 3 months काउंट करना, या जब डिफेक्ट रेक्टिफाई हुआ उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 3 months काउंट करना। ये पूरा इशू है। वापस से इशू को एक बार क्विकली समझा देता हूं। मैं अज्यूम करता हूं कि आप मेरे जैसे एवरेज बच्चे होंगे और इसको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, और बहुत सारे बच्चों का असेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता, नहीं है तो मैं बोलूंगा बहुत फास्ट ट्रैक जरूर ट्राई करना, उसमें असेसमेंट बहुत मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनिए केस क्या था। कोई भी रिटर्न जब आप भरते हैं तो ये रिटर्न समरी असेसमेंट में जाता है, और अगर इसमें कोई डिफेक्ट है तो आपको डिफेक्ट सुधारने के लिए कहा जाता है। समय लिखा होता है जनरली 15 दिन। आपने सुधार दिया, रिटर्न वैलिड, अदरवाइज रिटर्न इनवैलिड। ये हो गया सेक्शन 139(9), इसको बाजू रख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एओ को अगर असेसमेंट करनी है तो असेसमेंट के लिए वो नोटिस भेजता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर में। ये नोटिस भेजने का टाइम लिमिट 3 months है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, ठीक है। इसको भी बाजू रख दिए। अब इशू क्या है, आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा, बराबर है, तो लॉजिकली 143(2) कब से होना चाहिए था, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 3 months, तब तक के आपको नोटिस आ जाना चाहिए था, बराबर। अब क्योंकि ये रिटर्न रेक्टिफाई हुआ तो रिटर्न रेक्टिफाई जो हुआ उसमें फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका था। तो अब सवाल क्या उठा कि जो 3 months हमें काउंट करना है, ये जब ओरिजिनल रिटर्न भरा था उसके एंड से 3 months काउंट करना है, या जब रेक्टिफाइड रिटर्न भरा उसके फाइनेंशियल ईयर एंड से 3 months काउंट करना है। ये पूरा इशू है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट का मैं कह देता हूं। देखिए जब भी रिटर्न रेक्टिफाई होता है तो वो ओरिजिनल रिटर्न के रेफरेंस में रेक्टिफाई होता है, और ओरिजिनल रिटर्न जो फाइल किया गया है वो वैलिड माना जाता है। मैंने मेरे फास्ट ट्रैक और रेगुलर लेक्चर दोनों में ये चीज कही है कि अगर रिटर्न रेक्टिफाई होता भी है तो वो ओरिजिनल रिटर्न के रेफरेंस में रेक्टिफिकेशन माना जाता है, बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली इसी बात पर मुहर लगा दी, क्योंकि देखिए हम आप लोगों ने आर्टिकलशिप की होगी, हम लोग प्रैक्टिस में है, हमारे को ये बहुत क्लियरली समझता है कि जो रिटर्न भरा था हम उसी को वैलिड मान रहे हैं। मतलब रेफरेंस तो हम लॉजिकली ओरिजिनल रिटर्न को ही दे रहे हैं ना, बराबर है। ओरिजिनल प्रैक्टिस में भी यही होता है। तो अब लॉजिकली टाइम लिमिट जो काउंट होना चाहिए वो ओरिजिनल रिटर्न से काउंट होना चाहिए, ना कि रेक्टिफाइड रिटर्न या रेक्टिफिकेशन जिस साल में किया उससे हमें करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने डीटी में आर्टिकलशिप की है वो भी इस केस लॉ को 2 मिनट में समझ जाएंगे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि टाइम लिमिट जो है ये कहां से काउंट होना चाहिए, बेटा टाइम लिमिट जो है ये काउंट होना चाहिए ओरिजिनल रिटर्न से, जिस साल में रिटर्न भरा था, ना कि जिस साल में रेक्टिफिकेशन हुआ। तो चलिए यहां पे डेट्स को थोड़ा सा अगर फोकस कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए ध्यान से सुनिए। सो वेदर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब टाइम लिमिट, कब तक के नोटिस भेजने हैं, लिमिटेशन अंडर 143 सबसेक्शन 2, रेलेवेंट डेट is the date of filing original return और the date of removal of defect। जो टाइम लिमिट हमें काउंट करनी है 3 months की, उसको हम लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं। टाइम लिमिट को हम लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं डीटी की भाषा में। तो जो लिमिटेशन पीरियड काउंट करनी है ये हमें कहां से काउंट करनी है, ओरिजिनल रिटर्न से या डिफेक्टिव रिटर्न से, बस इतना सा गेम है, ठीक है। तो मैटर क्या हुआ जरा देखिएगा। असेसी ने रिटर्न फाइल किया, मैंने यहाँ पर सब लिख रखा है और इतना सा भी लिख देंगे तो आपको केस समझ में आ जाएगा। असेसी ने फाइल किया रिटर्न,
रिटर्न फाउंड हुआ डिफेक्टिव और डिफेक्ट वाज अल्टीमेटली रेक्टिफाइड। अब क्या हुआ, एओ ने 143(2) का नोटिस इशू किया, विच द असेसी क्लेम इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ये बार्ड है, BARED, बार्ड बाय लिमिटेशन, मतलब टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। अब क्या हुआ, इसमें हम क्रॉस रेफरेंस पढ़ते हैं। टाइम लिमिट क्या है 143(2) का? टाइम लिमिट है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए ये जो 3 months है ये अल्टीमेटली 6 months था, वो यहाँ पे नीचे लिख के दिया है। अब क्या हुआ, 3 months काउंट करना है। अब यहाँ पे 3 टाइमलाइंस दी है पूरे केस में। देखिए, नवंबर 2023 को रिटर्न फाइल हुआ, बराबर है। जुलाई 2024 को इंटीमेशन टू रेक्टिफाई गया कि भैया आप इस गलती को सुधार दीजिए, बराबर है। ये इंटीमेशन अल्टीमेटली रेक्टिफाई भी हो गया 19 जुलाई को। अब एओ ने 143(2) इशू किया जून 25 में। अब देखिए टाइम लिमिट क्या था। ओरिजिनल रिटर्न कब फाइल हुआ था? ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुआ था 23-24 में, और रिटर्न का रेक्टिफिकेशन कब हुआ? 24-25 में। इशू क्या है? 3 months जो हमें काउंट करने हैं वो 24 के एंड से काउंट करने हैं, दैट इज 31 मार्च 24 से काउंट करने हैं, या फिर 31 मार्च 25 से काउंट करने हैं, जिस साल रेक्टिफिकेशन हुआ उस फाइनेंशियल ईयर एंड से। क्या अल्टीमेटली हेल्ड हुआ? टाइम लिमिट शैल बी काउंटेड फ्रॉम ओरिजिनल रिटर्न, दैट इज 3 months और 6 months एज द केस में बी, इवन इन केस ऑफ द रेक्टिफाइड रिटर्न। तो आपको जो टाइम लिमिट काउंट करना चाहिए था, टाइम लिमिट कब से काउंट करना चाहिए था? 24 के एंड से 3 months काउंट करना चाहिए था। तो लॉजिकली एओ ने जो नोटिस इशू किया 143(2), क्या ये टाइम बार्ड है? यस, ये क्या हो गई? टाइम बार्ड, क्योंकि टाइम लिमिट कहां से काउंट होना चाहिए था? 23-24 के एंड से। एओ ने कहां से काउंट कर लिया? 24-25 के एंड से। इज एओ करेक्ट? नो, एओ इज नॉट करेक्ट। इज असेसी करेक्ट? असेसी इज ओनली करेक्ट। यस। एनालिसिस क्या हुआ? एनालिसिस एंड डिसीजन क्या आया? सिंस द रिटर्न वॉज डिफेक्टिव, द असेसी वॉज कॉल्ड अपॉन टू रिमूव सच डिफेक्ट and ultimately which was within time. Therefore, upon such defect being removed, the return would relate back to the date of filing original return. It will relate back to the date of filing original return, that is 29th November 2023. Consequently, the limitation for issue of notice would have been 30 June 2024. That is 3 months from the end of financial year 23-24. Clear है मालिक? और इस केस में जो नोटिस इशू की गई वो 11 जून 2025 को की गई, विच इज मच बियॉन्ड द टाइम, एंड देयरफॉर सच नोटिस इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एंड कैन नॉट बी सस्टेन्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो जो बच्चों ने ऑलरेडी मेरा May 25 का वीडियो देखा हुआ है वो बस इस वीडियो को शायद यहां रोक सकते हैं, अगर आपको बाकी की चीजें ऑलरेडी याद है तो, और नहीं तो आप इसके आगे का जो वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी May 25 के लिए रिकॉर्ड कर रखा है आप वो देख लीजिए, और आपको इतने ही शॉर्ट पीरियड में जल्दी से फटाफट कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। तो ये था आपका जुडिशियल अपडेट। अब आपको जो जुडिशियल अपडेट है मई तक के आए हुए आपको वो देखना है, और इन दोनों का ही जो मेरा रिटर्न स्क्रिबल पॉइंट है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जा रहा हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। इज दैट डन? अगला वीडियो मैं आपके साथ स्टैट्यूटरी अपडेट्स का शेयर करने वाला हूं, वो भी आपने जरूर देखिएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा, सीए विजय सारडा के चैनल पे। क्लियर है मालिक? यस। बाकी आप चार्टर विजन को जितना प्यार दे रहे हैं और फास्ट ट्रैक को जितना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस मालिक। तो लेट अस स्टार्ट फॉर द पर्पज ऑफ द अदर केस लॉस। तो भाई साहब जुडिशियल अपडेट्स, अब मैं आपको क्लियरली बता दूं CMA एग्जामिनेशन के लिए कोई सेपरेटली जुडिशियल अपडेट दिया गया नहीं है, बट हाँ क्योंकि ये जजमेंट्स है तो आप इसी को यूज कर सकते हैं पेपर के पर्पस के लिए। यस मालिक। आइए, 3 ही छोटे छोटे से जुडिशियल अपडेट है, जिसमें से 2 DT से रिलेटेड है और एक इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड है। तो बड़ा छोटा सा डॉक्यूमेंट है 8 पेज का, 8 पेज में तो आपका पूरा जुडिशियल अपडेट खत्म हो जाएगा, है ना। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि ये जुडिशियल अपडेट आप अपने पास प्रिंट निकाल के रख ले या PDF फॉर्म के अंदर में रख ले, और एटलीस्ट आप लिख करके रख ले, है ना। जुडिशियल अपडेट क्या रोल प्ले करता है? एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो केस लॉ पे बेस्ड हो। आपको मैं दिखाता हूं पेपर के तहत। तो आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं लेके आया हूं नवंबर 24 का आपका पेपर। अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द केस लॉज ओनली, यस और नो। तो एक क्वेश्चन तो आपको केस स्टडी बेस्ड आता ही आता है, तो यहां पे भी आपको केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा आउट ऑफ दिस 3। अच्छा, अब अगर मैं केस लॉस की बात करूं तो केस लॉस तो हमने क्लासेस के अंदर में भी रेफर किए हुए हैं। क्लासेस के साथ साथ जो फास्ट ट्रैक रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया डायरेक्ट टैक्सेस का, उसके अंदर में भी हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक में केस लॉ दिए हैं। इसके अलावा जो आपको DT का फास्ट ट्रैक बुक दिया हुआ है,
फास्ट ट्रैक बुक के एंड पे जो टॉपिक नंबर 50 दिखेगा वहां पे आपको दुनिया भर के केस लॉज दिखेंगे, जिसमें हम लोगों ने मेक श्योर किया कि केस लॉ का नाम क्या है, इशू क्या है और इसका सिनॉप्सिस क्या क्या है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये वो थे जो लास्ट एग्जामिनेशन दैट इज नवंबर 24 तक के थे, और मई 25 के लिए जुडिशियल अपडेट आ चुके हैं। मतलब ये केसेस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो फास्ट ट्रैक बुक और रेगुलर बुक एंड अदर केस लॉस का समरी पूरा का पूरा चार्ट बुक के एंड पे आपको दिया हुआ है पेज नंबर 76 के ऊपर। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा ये 3 जुडिशियल अपडेट भी आपको पढ़ने हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है मालिक? सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 3 केस लॉस और पढ़ने की। अब देखिए 3 केस लॉस में से पहला जो केस लॉ है ये बेस्ड होता है रिवीजन के ऊपर। तो किस टॉपिक के साथ आप इसको पढ़ेंगे? रिवीजन टॉपिक के साथ आप इसको पढ़ेंगे। अपील रिवीजन वाला रिवीजन 263 के साथ आप इसको पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से तीनों जो केस लॉ आए हैं उसमें इसके पूछे जाने के चांसेस फेयर है ना? सो बैंक ऑफ राजस्थान वर्सेस सीआईटी एक केस है, इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और एपेक्स कोर्ट के जजमेंट जनरली आपको क्या पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिकॉज इट बिकेम्स द लॉ ऑफ लैंड। अब इशू क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इशू इज वेदर द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक फॉर द ब्रोकन पीरियड ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी क्लेम्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन को पहले वापस से समझ लेते हैं। वेदर इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रही है किस चीज के लिए? ब्रोकन पीरियड के लिए, राइट? काय पे? ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटी। तो क्या इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जा सकता है क्या? तो मतलब कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि बैंक कोई सिक्योरिटी परचेज कर रही है और इस सिक्योरिटी के ऊपर वो क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है फॉर द ब्रोकन पीरियड, है ना? अब इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा आप एक पेन पेपर ले लें, और मैंने पूरा अच्छे से इसको लिख रखा है तो आप इसको समझेंगे। आप जब सीधा लास्ट में आएंगे तो पहली बात आपको ये समझता है कि ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसे समझ लिए। मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस तरीके से वर्क करती है पहले ये समझते हैं। तो जब आप पेज नंबर 2 देखेंगे यहां पे ये पूरी चीज एक्सप्लेन कर रखी है, और इस एक्सप्लेनेशन को मैंने यहां पे एक चार्ट में बड़े शॉर्ट फॉर्म के तहत निकाला है। मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया है इसी को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, ताकि आपको एक्स्ट्रा लिखना ना पड़े और आप इसी से देख करके रेफर कर ले। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। एज पर आरबीआई सिक्योरिटीज 3 कैटेगरी की होती है। एज पर आरबीआई सिक्योरिटी कितने कैटेगरी की होती है? 3 कैटेगरी की होती है। पहला हेल्ड टू मैच्योरिटी, दूसरा अवेलेबल फॉर सेल और तीसरा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब ये क्या लॉजिक है, क्या लॉ है, और विस्तार से समझते हैं। देखिए बैंक्स को सिक्योरिटीज को हेल्ड करना पड़ता है ताकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो एपेक्स कोर्ट बैंक आर रिक्वायर्ड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू मेंटेन द एसएलआर, बराबर है? अब ये जो एसएलआर मेंटेन करने के लिए बैंक सिक्योरिटी परचेज कर रही है, ये 3 तरीके से होल्ड की जाती है। एक हेल्ड टू मैच्योरिटी, दूसरा होता है अवेलेबल फॉर सेल और तीसरा होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आप नाम से ही क्लियर कट पता कर सकते हैं कि अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ये तो कोई भी बैंक जनरली स्टॉक एंड ट्रेड बोल के ही होल्ड करती है। अब क्योंकि बैंक को परचेज करना है तो बैंक इसको स्टॉक एंड ट्रेड बोल के ही होल्ड करती है इन सिक्योरिटीज को। अब ये हुई 2 बातें। एक और सिक्योरिटी है दैट इज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी सोच के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिक्योरिटीज को बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए क्या करना पड़ता होगा, होल्ड करना पड़ता होगा। और आप इसे 2 तरीके से होल्ड कर पाएंगे। आप इसे एज ए इन्वेस्टमेंट भी होल्ड कर सकते हैं, एज अ स्टॉक एंड ट्रेड भी होल्ड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक इसे किस तरीके से देख रहा है। क्या वो इसे एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहा है या वो एज अ सिक्योरिटी स्टॉक देख रहा है। आपको ये तरीके हो सकते हैं सिक्योरिटी होल्ड करने के। सो कम ऑन, गवर्नमेंट बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाती है कि आपको सिक्योरिटी होल्ड करना है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर। इन सिक्योरिटीज को 3 तरीके से होल्ड किया जा सकता है, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब इन तीनों सिक्योरिटीज में से 2 बातों को तो बड़ा क्लियरली समझ लीजिए। अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ये तो हमेशा स्टॉक इन ट्रेड बोल करके होल्ड किया जाता है, एंड हेल्ड फॉर मैच्योरिटी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है जनरली। हालांकि फिर भी ये बैंक पर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट बोल करके होल्ड करना चाहते हैं या सिक्योरिटी बोल करके होल्ड करना चाहते हैं। ये हुआ प्राइमरी बात। अब आते हैं सेकेंडरी बात के ऊपर। सबसे पहले आप समझते हैं इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड मतलब क्या होता है ना? अज्यूम कीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब भी परचेस होती है तो वो किस तरीके से होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो एक रिकॉर्ड डेट पे इंटरेस्ट आता है, उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। अब बैंक जब भी इस सिक्योरिटी को परचेस करती है, मान लीजिए अगर ये रिकॉर्ड डेट के बाद परचेस कर रही है, ठीक है, तो 2 डेट के बीच में, 2 रिकॉर्ड डेट के बीच में जब भी सिक्योरिटी परचेस की जाए, इस दौरान का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्रोकिंग पीरियड। इसको आसान भाषा में समझने के लिए कुछ ऐसे देखिए।
मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसका इंटरेस्ट हर साल 1 जुलाई को ड्यू होता है। अब बैंक ने अगर सिक्योरिटी परचेज की लेट्स से 1 दिसंबर को, तो बैंक को कितना प्राइस पे करना पड़ता है? बैंक को परचेज करते टाइम परचेज प्राइस, जो सिक्योरिटी का परचेज प्राइस है वो, प्लस जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है जुलाई से नवंबर तक का, दैट इज अप टू द डेट ऑफ परचेज, वो भी देना पड़ता है। तो आपके परचेज प्राइस में क्या क्या इंक्लूड हो गया? परचेज प्राइस में इंक्लूड हो गया द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड, क्योंकि आप रिकॉर्ड डेट के बाद सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी लगता है। एट द सेम टाइम जब आप सेल करते हैं तो सेल के साथ साथ भी आप इंटरेस्ट लगाते हैं, बराबर है। अब ये जो इंटरेस्ट हो गया जो आप परचेज के साथ दे रहे हैं या सेल के टाइम पे दे रहे हैं या बिटवीन टू रिकॉर्ड डेट दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो लेट्स से सिक्योरिटी परचेज किया आपने 100 रुपीज में, और ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट हुआ कितना? 10 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी बननी चाहिए? 110 जब आप परचेज करेंगे। कंप्लीटली समझ में आया? तो अंडरस्टैंड कीजिए ब्रोकन पीरियड का मीनिंग क्या है, मीनिंग फॉर द ब्रोकन पीरियड। When a bank purchases a security on a date which falls between the date on which interest is payable on the security, the purchaser bank, in addition to the price of security, has to pay an amount equivalent to interest accrued for the period from the last interest payment till the date of purchase. तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर टिल द डेट ऑफ परचेज का जो इंटरेस्ट है ये भी देना पड़ता है एज अ परचेज प्राइस, और इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड। अब कुल मिला के मैटर क्या है? पहले हमने ये समझा कि सिक्योरिटीज को 3 तरीके से होल्ड किया जाता है, फिर हमने समझा परचेज प्राइस क्या होती है। अब कुल मिला के मैटर क्या है? कुल मिला के मैटर ये है कि ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, इशू कहां राइज हुआ? ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, कंपनी ने क्या किया, बैंकिंग एसएससी ने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल करके क्लेम कर लिया। जब आप कोई सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं और सिक्योरिटी के ऊपर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बराबर है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल करके ट्रीट कर लिया। जबकि सीआईटी अपील का कहना था, जबकि सीआईटी का कहना था, नॉट अपील, जबकि सीआईटी का कहना था कि ये जो इंटरेस्ट है इसको आपने कैपिटलाइज करना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के क्लेम नहीं करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर पूरा इशू कहां है? परचेज प्राइस पे इशू नहीं है। परचेज प्राइस के साथ साथ बाय करते वक्त जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस ब्रोकन पीरियड का, राइट, दैट इज जुलाई टू दिसंबर का, ये इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए या ये इंटरेस्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के क्लेम करना चाहिए, दैट इज द होल इशू। आइए अब इशू पढ़ते हैं वापस से, है ना। Whether the interest paid by bank for the broken period July to December on purchase of security, purchase के टाइम पे आपको purchase price plus interest देना पड़ता है, can it be claimed as a revenue expenditure? क्योंकि बैंक ने इसे revenue expenditure बोलकर क्लेम किया है, जबकि CIT का कहना था कि इसको आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था। CIT का कहना था आपको इसे क्या करना चाहिए था, कैपिटलाइज करना चाहिए था, जबकि बैंक ने इसे P&L में डेबिट कर दिया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पूरा मैटर खड़ा हो गया कि भैया इसका करना क्या है। अब आरबीआई क्या कहता है इस पॉइंट पे जरा समझिए। आरबीआई कहता है फिर से सिक्योरिटीज 3 तरीके से होल्ड की जाती है। जब सिक्योरिटीज 3 तरीके से होल्ड की जाती है, दैट इज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इसमें से 2 को तो बाय डिफॉल्ट में स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड किया जाता है, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। बाय डिफॉल्ट में नेम से आपको पता चल जाएगा कि इसको काय के लिए होल्ड किया जाता है, सेल के लिए ही एज अ स्टॉक होल्ड किया जाता है। अब जब आप स्टॉक के लिए क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड बोल करके होल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, द इंटरेस्ट वुड बी नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट पेड फॉर द ब्रोकन पीरियड विल बी अलाउड एज डिडक्शन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ द सिक्योरिटी इज अवेलेबल फॉर सेल और इफ द सिक्योरिटी इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। इसका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं ये तो डेफिनेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना ही चाहिए। दूसरा आता है हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। जनरली हेल्ड फॉर मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड की जाती है ना। और इसमें भी बैंक के पास ऑप्शन होता है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं या वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड करते हो तो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट बोल के होल्ड करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए। मेक सेंस? बराबर है। ये पूरी बात जो कोर्ट ने लिखी थी उसको मैंने यहां पे समराइज कर दिया। अब आते हैं मैटर के ऊपर। मैटर क्या हुआ, फैक्ट ऑफ द केस क्या था, ये भी समझ लेते हैं। इन द प्रेजेंट केस द बैंक इन्वॉल्व इन परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक काय में एंगेज था, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इट क्लासिफाइड दिस सिक्योरिटीज एज स्टॉक इन ट्रेड इन द बुक्स। उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है, स्टॉक इन ट्रेड बोल के क्लासिफाई किया है। द असेसी कंसिस्टेंटली फॉलोड दिस मेथड ऑफ नेटिंग ऑफ एंड सेटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन इट्स परचेज एज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रिकवर्ड बाय सेल ऑफ द सिक्योरिटी। तो बैंक क्या करता था, बैंक परचेज करता था, परचेज करते वक्त वो इंटरेस्ट पे करता था, वो इंटरेस्ट को क्या कर देता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के ट्रीट कर देता था।
एट द सेम टाइम जब वो सिक्योरिटी सेल करता था, वो इंटरेस्ट रिकवर करता था, ये इंटरेस्ट को वो रेवेन्यू बोल करके बुक कर देता था। तो वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को वो क्या कर देते थे, नेट ऑफ कर देते थे। इन शॉर्ट, क्योंकि सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड थी, वो क्या करते थे, ये इंटरेस्ट को एज अ इनकम और एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट कर देते थे। अब क्या हुआ, दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड इन अर्लियर असेसमेंट्स, इसके पहले भी असेसमेंट हुई और इसे एक्सेप्ट किया गया। हाउएवर द कमिश्नर एक्सरसाइज द रिविजनल जुरिस्डिक्शन अंडर 263। 263 क्या है, जरा क्विकली आपको याद दिला देता हूं। 263 में सीआईटी के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है इफ द ऑर्डर इज प्रिजुडिशियल एंड प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड इट इज एरोनियस। तो अगर एरोनियस एंड प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो सीआईटी के पास पावर है 263 में अर्लियर असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज करके आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करने का। हालांकि कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो सकती जब तक कि आप OOBH, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ना दे दे। अब देखते हैं मैटर क्या हुआ, डिसीजन क्या हुआ। एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट सिंस सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप देखोगे सिक्योरिटी आपने कैसे भी होल्ड करी हो, चाहे वो हेल्ड फॉर मैच्योरिटी हो, अवेलेबल फॉर सेल हो या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो, इन तीनों केसेस में अगर आप स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड करते हैं तो बेसिक रूल ही यही है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के ट्रीट कर सकते हैं। तो एपेक्स कोर्ट ने कहा सिंस सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, द इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विल हैव टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दस इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, अगर आप सिक्योरिटीज को क्या कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड कर रहे हैं, तो जो परचेज प्राइस के साथ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना है, आप इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल करके ट्रीट कर सकते हैं। तो इस केस में सीआईटी गलत है, एसएससी सही है। यस नो मालिक, राइट। सो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कुल मिलाकर के इन 3 पेजेस का समअप क्या है, इन 3 पेजेस का समअप ये है कि अगर सिक्योरिटीज को हेल्ड किया गया है एज स्टॉक इन ट्रेड, तो जो आप परचेज के साथ साथ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इंटरेस्ट नीड्स टू बी क्लेम्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात मालिक? तूफान। यस। नेक्स्ट केस आता है, नेक्स्ट केस आपका पीजीबीपी चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट केस आपका पीजीबीपी चैप्टर से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। चलिए मैं कुछ मिथ आपके फटाफट क्लियर कर देता हूं मालिक। पहला मिथ, क्या हमें केस लॉ के नाम याद रखने चाहिए? वेल, अब ये 3 ही है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो मुझे लगता है कि हाँ याद रख लेने चाहिए। बट अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूं सेक्शन नंबर और केस लॉ याद बिल्कुल मत रखो एज पर द रेलेवेंट जजमेंट, अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो। ऐसा नो, हाँ ये आपने कर लेना चाहिए, याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको साइनॉप्सिस क्या है ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब ये केस है पीसीआईटी वर्सेस अध्ययन टेक्नोलॉजीज 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये केस तो बड़ा सिंपल है और इसको बड़े आसानी से आपने इस तरीके से भी समझा जा सकता है। देखिए एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने एक्सपेंडिचर इनकर किया ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, है ना, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के ऊपर खर्चा किया। हालांकि जब तक वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था तब तक के पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उसने पूरा जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसी को अबेंडन कर दिया, बोले अब तो ये रिडंडेंट हो गया, किसी काम का नहीं। अब सवाल ये उठा कि आपने जो खर्चा किया है और सॉफ्टवेयर को अबेंडन कर दिया, ये खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए, है ना। अब इसके ऊपर कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे और आपने इसको अबेंडन कर दिया, इससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इन शॉर्ट, इससे कोई एंड्यूरिंग बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हम किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को तब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं जब उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट मिले या एंड्यूरिंग बेनिफिट मिले, है ना, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट मिले। अब जो सॉफ्टवेयर अबेंडन कर दिया गया है, जो अब वर्क ही नहीं करने वाला, इससे कोई फ्यूचर एंड्योरमेंट नहीं मिलने वाला, एंड्यूरिंग बेनिफिट नहीं मिलने वाला, और इसी के लिए इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल करके ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर पे खर्चा किया है और इसको आपने अबेंडन कर दिया है, दिस एक्सपेंडिचर कैन बी क्लेम्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुल मिलाकर के बात इतनी ही है। यस। अच्छा, इस हाईकोर्ट जजमेंट को वापस से चैलेंज किया गया डिपार्टमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला भैया हाईकोर्ट ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। मैटर देखिएगा, वेदर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एसएससी। अच्छा, आपको लिखने का काम नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिखा और मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे बिल्कुल वहां पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां आपको ये एज इट इज मिल जाएगा, ठीक। सो वेदर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एडवर्टीजमेंट which due to technological development had to be abandoned can be claimed as a revenue expenditure। हमने इसको शॉर्ट में यहां लिख दिया, एसएससी इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी इट वाज अबेंडन, नाउ एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू। हाई कोर्ट ने क्या बोला, सिंस
इट शैल नॉट प्रोवाइड एनी एंड्यूरिंग बेनिफिट, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये देखिए डिसीजन क्या था, हाई कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द प्रोडक्ट हैव बीन अबेंडन्ड द असेसी कैन नॉट गेट एनी एंड्यूरिंग बेनिफिट, राइट। Accordingly, High Court held that assessee shall not get any enduring benefit and therefore expenditure was to be treated as revenue in nature. Special leave petition was filed by the revenue against the implied order of the High Court was ultimately dismissed by Supreme Court. Clear है मालिक? तो ये तो बड़ा इजी सा केस था, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तीसरा मैटर जो है ये आपके एनआर टैक्सेशन टॉपिक से डिपेंड करता है, और एनआर में आपको याद होगा तो दो टॉपिक थे, एक था रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा था एनआर, जिसको हमने बहुत अच्छे से इंटरलिंकिंग करके पढ़ा हुआ है पूरे फास्ट ट्रैक के अंदर में, टीडीएस के साथ इंटरलिंक करके पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। रेगुलर में भी हम लोगों ने इंटरलिंकिंग करके पढ़ा है भाई साहब इसको, यस और नो, और अगर नहीं तो आप चार्ट रिवीजन भी देख सकते हैं, चार्ट रिवीजन में भी इसको बहुत अच्छे से इंटरलिंक करके रखा है, तो ये पूरा का पूरा फ्री है, ध्यान से सुनिएगा यूट्यूब चैनल पे सीए विजय सारडा पे। तो एनआर टैक्सेशन का रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक का सेक्शन नंबर 9 पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एनआर टैक्सेशन सेक्शन 9 रेसिडेंशियल स्टेटस पे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इतना पढ़ेंगे उससे अच्छा इस चीज को समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या, एक इंडियन कंपनी थी विच वाज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो एक यूके बेस्ड फॉरेन कंपनी थी जिसकी इंडियन सब्सिडरी थी, बराबर है। अब इंडियन सब्सिडरी ने फॉरेन बैंक से लोन लिया, तो एक फॉरेन बैंक से लोन लिया किसने, इंडियन सब्सिडरी ने, लेकिन लोन देने के लिए कोई ना कोई गारंटर चाहिए, तो फॉरेन कंपनी बिकेम द गारंटर टू द फॉरेन बैंक, राइट। तो वापस से सुनिए, एक फॉरेन कंपनी थी, एक इंडियन कंपनी थी, राइट। फॉरेन कंपनी वाज अ होल्डिंग कंपनी, इंडियन कंपनी वाज अ सब्सिडरी कंपनी। इंडियन कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी, इसको लोन लेना था, लोन किससे लेना था, फॉरेन बैंक से लोन लेना था। अब फॉरेन बैंक लोन विदाउट गारंटी तो देगा नहीं, तो फॉरेन बैंक को गारंटी किसने दी, इस फॉरेन कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी ने दी। क्योंकि फॉरेन कंपनी ने क्या दिया था, गारंटी प्रोवाइड करी थी, तो इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को एक गारंटी फीस दी, क्योंकि भैया तुम मेरे बिहाफ पे मेरी लाइबिलिटी लेने वाले हो, अगर मैंने कभी डिफॉल्ट किया तो फॉरेन कंपनी तुम क्या करोगे, लाइबिलिटी ले लोगे, तो मैं तुम्हारे को एक गारंटी फीस दे रहा हूं, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी ने क्या किया, फॉरेन बैंक को गारंटी प्रोवाइड करी, और इस गारंटी प्रोवाइड करने के चक्कर में इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को क्या कर दिया, एक गारंटी फीस पे कर दी। अब सवाल क्या उठा, ये जो गारंटी फीस है क्या इसे इंटरेस्ट माना जा सकता है क्या, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 9 के तहत एनआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सवाल उठा कि क्या ये गारंटी फीस कैन बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी, यस और नो। इधर देखिए मैटर क्या था, वेदर द अमाउंट रिसीव्ड एज अ गारंटी फीस बाय फॉरेन कंपनी फ्रॉम इट्स इंडियन सब्सिडरी विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्या इस गारंटी फीस को इंटरेस्ट माना जा सकता है क्या। इस कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें समझने लायक है, यस इस कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें समझने लायक है। पहला, इंटरेस्ट का डेफिनेशन, सेक्शन 228A इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, जो कहता है इंटरेस्ट मींस, अब यहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो आपके काम का नहीं रहेगा, बट फिर भी एक बार पढ़ना बनता है। एज पर सेक्शन 228A, इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड, डेब्ट इनकर्ड, deposit claim or other similar rights and obligation, and include any service fees or other charges in respect of the money borrowed or debt incurred in respect of any credit facility which has not been utilized। तो भैया उन्होंने बताया इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भैया किसी भी तरीके का मनी बोरोड या डेप्ट इनकर्ड किया हुआ है उसके ऊपर पेमेंट किया हुआ, या एनी अदर सिमिलर राइट्स या ऑब्लिगेशंस पे पेमेंट किया हुआ को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम क्योंकि फॉरेन कंपनी एक यूके बेस्ड कंपनी थी, तो इंडिया यूके DTAA को भी यहां पे रेफर किया गया है, बिकॉज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और DTAA विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वो अडॉप्ट की जाती है। तो यहां पे आर्टिकल 12 सबसेक्शन आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 5 का भी रेफरेंस दिया है इंडिया यूके DTAA का। DTAA डिफाइंड इंटरेस्ट टू मीन एनी इनकम of debt claim of every kind, whether or not secured by mortgage, whether or not carrying any right to participate in the debtor's profit, etc. बाकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है। अब कुल मिलाकर के पॉइंट क्या है, अगर आप इस पेज पे आएंगे तो यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है जिससे पूरे केस का कंक्लूजन बनता है ना। कोर्ट ने सबसे पहले यह देखा कि भैया प्रिविटी है या नहीं, प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजैक्शन है या नहीं। अब इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं हूं ना, सुनिए क्या होता है ये प्रिविटी ऑफ लोन। The word interest does not take into a fold any payment made to a stranger to the privity of loan transaction। अब ये privity of loan transaction पढ़ोगे, मेरे को ऐसा लगता था कि शायद इंस्टीट्यूट ने इसको थोड़ा सा आसान करके बताना चाहिए था, पर उनने नहीं दिया। डोंट वरी, हम है ना। privity of transaction क्या होता है,
प्रिविटी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब आपके और मेरे बीच का ट्रांजैक्शन जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, राइट। हम जब भी इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट कौन पे करता है? इंटरेस्ट इज समथिंग विच इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया है, मैं अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा हूं, दैट कैन ओनली बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, है ना। मैं अगर थर्ड पार्टी को कोई पेमेंट कर रहा हूं, दैट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी एंड दैट्स व्हाई दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट। टू बी क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट इसका प्रिविटी होना चाहिए। प्रिविटी का मतलब ओनली टू पार्टीज इन्वॉल्व। इफ देयर इज अ थर्ड पार्टी एंड द पेमेंट इज मेड टू अ थर्ड पार्टी, हम उसको कभी भी इंटरेस्ट का नाम नहीं दे सकते, यस और नो। तो भैया इंटरेस्ट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी पेमेंट मेड टू अ स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजैक्शन। अगर आप मुझे लोन दे रहे हो और मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, बराबर है, यहां पे जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हम दोनों के बीच में प्राइवेसी है और हम दोनों ही ट्रांजैक्शन के दो पार्टी है। यहां पे अगर मैं किसी भी और पर्सन को पे कर दूं तो यहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता और प्रिविटी ऑफ ट्रांजैक्शन ना रहने के कारण जो थर्ड पार्टी पेमेंट है हम उसे इंटरेस्ट का नाम नहीं दे सकते। सो डायरेक्ट प्रिविटी ऑफ लोन का मतलब क्या होता है? अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर, ओनली पार्टीज इन्वॉल्व टू द लोन अग्रीमेंट, दैट इज अ थर्ड पार्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इधर देखिएगा इसको समझने के लिए, यहां पे अगर इंडियन कंपनी फॉरेन बैंक को पेमेंट करती गारंटी फीस बोल करके या गारंटी से रिलेटेड कोई पेमेंट या इंटरेस्ट या एनी सिमिलर पेमेंट, तभी हम उसको इंटरेस्ट बोल सकते थे। अब यहां पे इन दोनों के बीच में कौन आ गया? एक थर्ड पार्टी आ गई। अब पेमेंट किसको हो रहा है? गारंटी फीस का थर्ड पार्टी को हो रहा है। सो गारंटी फीस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ इंटरेस्ट। व्हाई? बिकॉज हम इंटरेस्ट तभी कह सकते हैं जब डेप्ट प्रिविटी ऑफ लोन के कारण हो। यहां पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई, तो थर्ड पार्टी को पे किया गया पेमेंट आप इंटरेस्ट बोल के क्लासिफाई नहीं कर सकते, नीदर एज पर 222A नॉर एज पर DTAA अग्रीमेंट। सो गारंटी फीस cannot be termed as interest. Why? Because it is not between the borrower and the receiver. It is between the third party and the borrower. तो जो थर्ड पार्टी पेमेंट हो रहा है यहां पे प्रिविटी ऑफ लोन ना होने के कारण इसे इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता, इसे गारंटी फीस बोल के ही रखा जाएगा और इसे इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ? अनडाउटेडली असेसी, असेसी यहां पे कौन रेफर कर रहे हैं? यहां पे जो असेसी है, असेसी मतलब फॉरेन कंपनी। इस पर्टिकुलर केस में असेसी मतलब कौन हुआ बेटा? असेसी मतलब फॉरेन कंपनी। सो अनडाउटेडली असेसी इज अ स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजैक्शन in as much as the contract of loan is a different from contract of guarantee. So contract of loan is always a different contract from contract of guarantee. Ultimately, the income that is received from its Indian subsidiary was solely in consideration of any liability that could possibly befall in case its Indian subsidiary were to default in the repayment obligation. फॉरेन कंपनी की लाइबिलिटी कब आएगी? जब इंडियन सब्सिडरी क्या हो गई? फेल हो गई, है ना। सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, it is a contract of guarantee which are separate contract as per contract act also. Accordingly, High Court held that the guarantee fees would neither fall within the ambit of Article 12 nor in 228A. So simply guarantee fees is not equal to interest. Are you getting the point, Malik? Yes. तो यहां खत्म होता है आपका जुडिशियल अपडेट। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चार्ट रिवीजन जरूर देखिएगा। डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स का पूरा चार्ट रिवीजन अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपसे अब स्टैट्यूटरी अपडेट दैट इज अमेंडमेंट वीडियो के साथ। बाय बाय।